गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो आज अपन बात करने वाले हैं जैव विविधता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा प्रयास किया गया उसके संरक्षण हेतु, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपको कुछ डेट्स याद करनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो ये क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आपको समझाऊंगी ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज के इस वीडियो में आपको समझ आएगा। इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई सा भी पॉइंट आपसे छूटे ना। तो आते हैं, बिना लेट के अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले कुछ डेट्स देखेंगे जो आपको याद करनी है। तो पहला जो हमारा डेट है वो है 1992। 1992 में क्या हुआ था? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। अर्थ कॉन्फ्रेंस बोला जाता है इसको। इसमें हुआ क्या था? तो देखिए, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक संस्था बनाई गई थी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है। अच्छा, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ कहाँ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा ब्राजील में। ठीक है, याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी कारण से इसको रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि रियो कॉन्फ्रेंस किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को ही रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सम्मेलन है वो यहीं हुआ था, है ना, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, अब इस सम्मेलन में हुआ क्या? तो देखिए, जब ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ तो इस सम्मेलन में एक संस्था बनाई गई थी। ठीक, CBD नामक एक संस्था बनाई गई थी, CBD। इस सम्मेलन में क्या हुआ? 3 बातों पर चर्चा हुई थी। एक तो हमारा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण पर बात हुआ था। दूसरा क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई थी। और तीसरा हमारा है मरुस्थलीकरण। ठीक है, 3 बातों पर चर्चा हुआ था और तीनों के लिए अलग अलग संस्था बनी थी। इन्हीं बात का चर्चा करने के लिए या इनके संबंध में जो भी डिसीजंस लेने हैं इनके संरक्षण हेतु, उनके लिए अलग अलग एक पार्टिकुलर संस्था बना था। जैव विविधता के लिए जो संस्था बनी थी उसको CBD संस्था नाम दिया गया था। CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। ठीक है, याद रखना है आपको, जैव विविधता के लिए जो संस्था बनी उसको क्या कहा गया? CBD कहा गया। उसके बाद फिर जलवायु परिवर्तन के लिए जो संस्था बनी उसको क्या कहा गया? जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज। तो पहले यही लिखेंगे, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हो गया, ट्रिपल C का मतलब आपको समझ आया। C एक का हो गया कन्वेंशन, एक C का मतलब हो गया क्लाइमेट और एक C का मतलब हो गया चेंज। ये तीनों भी अगर आपको याद रहेगा तो आपका बन जाएगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सी संस्था बनी थी? तो CCC संस्था बनी थी। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कंप्लीट नाम ये नहीं है, इसमें और जुड़ेगा, वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया अभी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण के लिए क्या संस्था बनी थी? मरुस्थलीकरण को क्या कहा जाता है? CD करके पहले याद रखना है। D से क्या हो जाएगा? डिजर्टिफिकेशन। C से क्या हो जाएगा? कम्बैट। और एक और C कन्वेंशन, और उसके आगे लग जाएगा यूनाइटेड नेशन। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगर पूरा नाम आप याद नहीं कर पाते हो तो जो लास्ट के 2 वर्ड है ना वो भी आप याद रखो, उससे आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये वाली संस्था किसके लिए बनी है। जैसे कि देखिए, BD, लास्ट में BD है तो BD मतलब बायोडायवर्सिटी। C को बस आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि उसका नाम कन्वेंशन आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पर बनी थी ये संस्था, जैव विविधता संरक्षण के लिए। फिर दूसरा क्या है, ट्रिपल सी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सीसी पढ़ रही है उसमें, ठीक। और तीसरा क्या बताया है मैंने, तीसरा मैंने बताया कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, ये याद रखना है, मरुस्थलीकरण के लिए। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उस पर 3 बातों की चर्चा हुई थी, ये आपने समझ लिया। कौन कौन सा, जैव विविधता संरक्षण, जिसके लिए क्या बना था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी नामक संस्था बनी थी, एक जलवायु परिवर्तन के लिए संस्था बनी थी, और एक जो है वो मरुस्थलीकरण के लिए संस्था बनी थी, ठीक है। अभी क्योंकि हमको जैव विविधता के बारे में पढ़ना है, इस कारण से जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण के बारे में जब इस चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम डिटेल करेंगे। अभी जो जैव विविधता का संरक्षण है CBD, इसके बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए CBD नामक एक संस्था बनी थी। उस संस्था में हुआ क्या, तो उस संस्था में जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 3 लक्ष्य बनाया गया था। पहला लक्ष्य तो यही है कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। दूसरा इसका लक्ष्य रखा गया था कि जैव विविधता का लगातार विकास होगा, ठीक है। और तीसरा जो लक्ष्य था वो था लाभ का वितरण करना। लाभ का वितरण करना मतलब आप क्या समझे, देखिए जो CBD संस्था है ना, उसमें टोटल 196 देशों ने भाग लिया था। आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि जो CBD संस्था थी उसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया, तो उसमें टोटल 196 देशों ने भाग लिया था। तो लाभ वितरण से तात्पर्य ये है कि देखो इसमें इतने सारे देशों ने भाग लिया। अब मान लीजिए किसी वर्ष जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, किसी देश ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है या फिर किसी देश ने बहुत कम प्रोग्रेस किया है, तो जो अधिक लाभ कमाया हुआ देश है वो किस टाइप से अधिक लाभ अर्जित किया, इसके बारे में जो जानकारी है वो बाकी देशों को बताएगा। तो ये कहलाता है लाभ का वितरण करना, मतलब उन लोगों को समझाना कि हमने इस स्टेप से कार्य किए जिसके कारण हमको इतना लाभ मिला था, ठीक है। तो ये समझ आया आपको, CBD समझ आया। CBD क्या होता है, जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया एक प्रयास है। उसमें हुआ क्या था, उसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 चीजें रखी गई थी, 3 लक्ष्य रखा गया था। वो क्या क्या बताई मैं आपको, एक तो जैव विविधता का संरक्षण हो गया, दूसरा लगातार विकास हो गया जैव विविधता का, और तीसरा क्या बताई मैं, लाभ का वितरण करना, मतलब जो अपनी प्लानिंग है उसको दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ भी शेयर करना। चौथा चीज आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो CBD संस्था बनी थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो उसमें टोटल 196 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये था हमारा 1992, आपको ये याद रखना है क्योंकि अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक। अब आगे हम देखेंगे इसी में ही अर्थ कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाता था, मैंने बताया अर्थ कॉन्फ्रेंस को रियो कहा जाता था, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे रियो 10 के बारे में, रियो 10, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जब रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, तो उसके 10 साल बाद क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है रियो 10 से। या मैं ये बोलूं कि जब रियो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके 10 साल बाद एक और संस्था बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था रियो 10। अब 1992 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना आता है, 2002, ठीक है। तो जो हमारा अगला डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, 2002। मतलब क्या, जो रियो 10 है वो कब आया था अस्तित्व में, 2002 में। ये संस्था कब बनाई गई थी, 2002 में। तो रियो 10 में क्या हुआ था, अच्छा ये रियो 10 कहाँ हुआ था, रियो कहाँ हुआ था वो मैंने आपको बताया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, है ना। उसके बाद रियो 10 कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जैव विविधता के विकास को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं हुई थी कि किस टाइप से उसका विकास करना है, इस बारे में चर्चा हुई थी और बहुत सारा घोषणा भी कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ घोषणा ही हो पाया था, उसको लागू नहीं कर पाए थे, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि रियो 10 कब आया, 2002 में आया, और कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा रियो 20।
ठीक है, रियो 20 करके है। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जब रियो हुआ था उसके 20 साल बाद एक संस्था आई थी रियो 20 करके। तो रियो कब हुआ है, 1992 में हुआ है। तो इसके 20 साल बाद मतलब 2012 में। तो 2012 में एक और संस्था आई अस्तित्व में जिसको नाम दिया गया रियो 20। इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये भी रियो में ही हुआ था ना, रियो 20 भी रियो में ही हुआ है। तो रियो 20 में जो रियो 10 में जो जो घोषणाएं की गई थी जैव विविधता के प्रोग्रेस को लेकर के, जो सिर्फ घोषणा हुई थी उसको क्रियान्वित कर नहीं पाए थे, तो उनको लागू किया गया रियो 20 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है। पहला तो 1992 का डेट आपको याद रखना है। 1992 के डेट में ही आपको क्या याद रखना है, 2002 याद रखना है। 2002 में क्या आया था, रियो 10 आया था, जो कि कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद फिर रियो 20 आया जो कि रियो में ही हुआ है ना। और इसमें क्या क्या चीज़ किए गए, कौन कौन से कार्य किए गए, ये मैंने आपको अभी बताया, वो भी आपको याद रखना है। रियो 10 में जो जैव विविधता के विकास को लेकर जो भी कार्य करना है ऐसा घोषणा किया गया था, उसको क्रियान्वित कहाँ किया गया या फिर उसको लागू कहाँ किया गया, रियो 20 में किया गया। ठीक, ये तीन चीज़ें हैं 1992 से संबंधित जो आपको याद रखना है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये हुआ था 1992 में, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट डेट है आपको याद रखना है वो है 1994। 1994। अब 1994 में क्या हुआ था, 1994 के साथ साथ आपको डेट भी याद रखना है, 18 फरवरी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 18 फरवरी 1994। तो इस दिन क्या हुआ था, तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुई थी जिसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए एक संस्था बनाया गया था, अभी बताया मैंने आपको CBD करके। तो जो CBD नामक संस्था है उसको भारत ने अभी तक नहीं अपनाया था, लेकिन 1994 में 18 फरवरी 1994 को भारत ने क्या किया, वो CBD नामक संस्था को अपनाया। इस कारण से इसको भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि CBD नामक संस्था को भारत सरकार ने कब अपनाया। तो कब अपनाया था, 18 फरवरी 1994 को। क्या बताई मैं इसमें, भारत सरकार ने अपनाया, किसको अपनाया, CBD को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो अगला डेट है वो कौन सा है, वो है हमारा 2002। अब इसमें क्या हुआ था, 2002 जैव विविधता अधिनियम आया। भारत ने अब अपना खुद का एक अधिनियम लाया, जैव विविधता अधिनियम करके। ठीक है, और इसमें क्या हुआ याद रखना है, 2002 में क्या हुआ था, भारत का अपना जैव विविधता अधिनियम आया और उस अधिनियम में जो भारत सरकार है उन्होंने क्या किया था, CBD के जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे उसको इसमें लागू किया 2002 में। ठीक है, इस कारण से इसको भी याद रखना है कि 2002 में क्या हुआ था, जैव विविधता अधिनियम आया जिसमें जो CBD के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको उसमें लागू किया गया था। इस कारण से 2002 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट डेटा जो है वो है हमारा 2008। अब 2008 में क्या हुआ था, तो 2008 में एक और संस्था बनी थी। ठीक है, कौन सी संस्था बनी थी, NBAP करके बनी थी। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। क्या समझे, एन से हो गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तो जो NBAP है, जब इस संस्था की स्थापना हुई तो इसमें हुआ ये कि जो भी क्या बोलना चाहिए, जैव विविधता को लेकर के जो भी प्लानिंग किया जा रहा था, जो भी प्लानिंग बनाई जा रही थी उसको इसमें एजुकेट किया गया। ठीक है, क्रियान्वित किया गया। इस कारण से इसको भी आपको याद रखना है। NBAP कब आई थी, 2008 में आई थी। ठीक, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है,
वो है 2014। तो इसमें क्या हुआ था, तो 2014 में जो NBAP संस्था है ना, इसके अंतर्गत 20 टारगेट रखे गए थे, 20 लक्ष्य रखा गया था NBA के अंतर्गत। ये याद रखना है आपको, NBAP संस्था के अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा गया था, क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर आपको याद रखना है, 20 लक्ष्य रखे गए थे। NBAP अस्तित्व में कब आया, कब इसकी स्थापना हुई, तो 2008 में हुई थी, ध्यान रखना है। CBD को भारत सरकार ने कब अपनाया, तो CBD को भारत सरकार ने 18 फरवरी 1994 को अपनाया। भारत ने अपना जैव विविधता अधिनियम कब लाया, तो भारत ने अपना जैव विविधता अपना अधिनियम जो है 2002 में लाया, जिसमें जो CBD के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उसको क्या किया गया, उसमें कन्वर्ट किया गया, मतलब लागू किया गया। ठीक, ये सारी चीजें हैं, इतने पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CBD में कितने देशों ने भाग लिया था, CBD में 196 देशों ने भाग लिया था। क्लियर है, तो ये संस्था है जिसके माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास किए गए थे। ठीक, ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे और भी बहुत सारे डेट्स आएंगे, लेकिन जिस टाइप से, जिस वे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर उसी टाइप में आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए 92 है, इसमें +2 कर देंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही 2002 है, इसमें +6 कर दीजिए 2008 आ जाएगा, 2008 में +6 कर दीजिए 2014 आ जाएगा। तो ऐसे ट्रिक्स बनाकर भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन कब क्या हुआ था वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, ये डेट्स हो गई। अब अपन बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण में भारत सरकार ने कौन कौन से डेट में कौन कौन सी संस्था बनाई, ये तो हमने देखा। अब उनके द्वारा कौन कौन सा सम्मेलन हुआ, कौन कौन सा संगठन हुआ, कौन कौन सी परियोजना चलाई गई, ये सारी चीजें भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, भारत सरकार के जो प्रयास है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो, आपको समझने में भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखिए, पहला है एक संस्था, मतलब भारत सरकार ने जैव विविधता के प्रयास में कौन कौन सी संस्थाएं बनाई हैं, उसका एक ग्रुप बनाया है मैंने। ठीक है, दूसरा है हमारा अधिनियम, कौन कौन सा अधिनियम लाया गया जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, और उसके साथ जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, संस्था, कौन कौन सी संस्था बनाई गई उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो निम्नलिखित प्रकार की हैं। पहला देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था बनाई गई। कौन सी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था बनाई गई। कब बनाई गई, तो इसकी स्थापना जो है 13 फरवरी 1890 को हुआ था। याद रखना है आपको कि कौन सी संस्था कब बनाई जा रही है, किस संस्था का मुख्यालय कहाँ है, और इस संस्था का उद्देश्य क्या है, ये आपको याद रखते चलना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, वनस्पति, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था कब बना था, 13 फरवरी 1890 को बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ठीक है, इसके अंतर्गत 9 मंडल भी स्थापित हैं और इसके बहुत सारे क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये 9 मंडल कार्यालय मैंने आपको बताया। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था है, इसका उद्देश्य है वनस्पतियों का संरक्षण करना। सबसे पहला चीज तो वनस्पति संरक्षण के अलावा जो वनस्पति है उनका संशोधन करना, अन्वेषण करना, और फिर लास्ट में अनुसंधान के रूप में उसको प्रस्तुत करना। ठीक है, ये है वनस्पति सर्वेक्षण संस्था का उद्देश्य। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, 3 टर्म्स आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सा मैंने बताया, एक तो अन्वेषण, एक सर्वेक्षण, और तीसरा हो गया अनुसंधान। अगर आप मेंस की पेपर दे रहे हैं तो ये 3 टर्म्स आप याद कीजिए, क्योंकि इसमें अधिकतर ऐसा आता है कि उसमें शब्द की सीमा बता दिया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस शब्द सीमा में इन तीनों के अंतर्गत आप कोई सा भी टॉपिक उठाकर इनके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसलिए ये तीनों टर्म्स आप याद रखेंगे। कौन कौन सा, अनुसंधान, सर्वेक्षण, और कौन सा बताई मैं, एक संसाधनों का अन्वेषण। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हर एक टॉपिक में आप इसको लिख सकते हैं। इन तीनों टर्म्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, फिर आपका कोई सा भी टॉपिक आराम से बन जाएगा। तो ये था वनस्पति सर्वेक्षण संस्था, जो कब बना, 13 फरवरी 1890 को बना। दूसरा है
हमारा प्राणी सर्वेक्षण संस्था, मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था। अब ये कब बना? तो ये बना था 1916 में। कब बना था? 1916 में। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है और इसके 16 केंद्र क्षेत्र है, मतलब जो क्षेत्र केंद्र है वो इसके 16 है। ठीक है, याद रखना है आपको, प्राणी सर्वेक्षण संस्था की बात हो रही है जिसमें 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। आगे देखेंगे प्राणी सर्वेक्षण संस्था का उद्देश्य क्या था। तो देखिए जो प्राणी सर्वेक्षण संस्था बनाई गई थी उसका उद्देश्य ये था कि क्या करते थे, जगह जगह पर समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन करते थे जिसमें जो प्राणी है उनका सर्वेक्षण किया जाता था, फिर उनका अध्ययन किया जाता था, उसके बाद फिर उनका वर्गीकरण करके जो भी कार्य करना है उसकी प्लानिंग बनाई जाती थी और उनको क्रियान्वित करना, ये था प्राणी सर्वेक्षण संस्था का जो टारगेट है, जो उद्देश्य है इसको बनाने का वो। ठीक है, इंटेंशन उनका यही था। प्राणी सर्वेक्षण संस्था, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था पूरा लिखना है इसको। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1916 में और इसका मुख्यालय कहाँ बताई मैं? कोलकाता में। 16 क्षेत्रीय केंद्र है इसके, ये भी आपको याद रखना। ये बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। देखिए स्टार्टिंग में हमने वनस्पति सर्वेक्षण संस्था देखा था, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। वनस्पति सर्वेक्षण संस्था कब आई थी? 13 फरवरी 1890 को आया था। और वन सर्वेक्षण संस्था कब आया है? वन सर्वेक्षण संस्था वो आया है 1 जून 1981 को। याद रखना है आपको, 1 जून 1981 को वन सर्वेक्षण संस्था आया है। लेकिन वनस्पति सर्वेक्षण संस्था कब बताई मैं? 1890 में आया था। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक, तो वन सर्वेक्षण संस्था इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक, इसके क्या बोलना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वन सर्वेक्षण संस्था, जो वन है उसको संरक्षित करना, उसका सुरक्षा करना, ये वन सर्वेक्षण संस्था का जो उद्देश्य था वो था। इसके अतिरिक्त जो वन आवरण है, वन अनुसंधान है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये भी इनके कार्य में ही आता है। इनका जानकारी इकट्ठा करते थे और राज्य सरकार को या फिर किसी भी क्षेत्र का वन है वहां की सरकार को इसके बारे में समय समय पर अवगत कराते रहते थे। अगर वन्य प्राणी के ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत आ रही है या फिर वो विलुप्त के कगार पर है तो उसके बारे में भी जो सरकार है उसको सही समय पर सही राय दिया जाता था। ये कार्य होता है वन सर्वेक्षण संस्था का। ठीक, कब हुई थी इसकी स्थापना? मैंने बताया 1 जून 1981 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। अच्छा, और इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र है। जैसे कि प्राणी सर्वेक्षण संस्था में मैंने क्या बताया था? 16 क्षेत्रीय केंद्र था, वैसे ही जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था है इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र है। कौन कौन से जगह में है? एक हमारा नागपुर में है, एक बेंगलोर में है, एक कोलकाता में है और एक शिमला में है। ठीक, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि 4 है इस कारण से आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। वहां 16 था तो 16 नाम आप याद नहीं कर पाते, लेकिन वहां संख्या पूछ ली जाएगी कि जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो याद रखना है आपको कि 16 है। लेकिन प्राणी सर्वेक्षण संस्था में क्षेत्रीय केंद्र की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है आपको। अगला पॉइंट देखेंगे वन्य जीव अपराध ब्यूरो। ये क्या था? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसका उद्देश्य ये होता है कि वन्य जीवों के साथ जो अपराध किया जाता है, मतलब अवैध शिकार अपन ले सकते हैं या फिर अवैध रूप से जो बड़ी बड़ी वनस्पति हैं उनकी कटाई कर दी जाती है, तो ये सारा चीज अपराध के रूप में आता है। तो वन्य जीवों का शिकार करने से हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं या ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं। तो उनके संरक्षण के लिए, उनकी बोलना चाहिए प्रजाति में वृद्धि करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो करके एक संस्था बनाया गया था जिसमें इस शिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए कि अगर किसी ने शिकार किया तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, इसका प्रावधान भी है। उसके साथ साथ जुर्माना क्या होगा, इसका भी प्रावधान बताया गया है। ठीक, तो जो ये ब्यूरो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 5
5 क्षेत्रीय केंद्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण जो ब्यूरो है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, दिल्ली है, और इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो 5 है। कौन कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और एक जबलपुर। ये पांचों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं, इस कारण से इसका नाम भी आपको याद रखना है और कितने हैं ये तो आपको याद रखना ही है। इसका उद्देश्य आपको समझ आ गया, नाम से ही क्लियर है कि जो अपराध किए जाते हैं वन्य जीवों के साथ, उनका शिकार करके, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि गेंडा जो होता है ना, गेंडा का सींग तोड़ लिया जाता है क्योंकि बहुत महंगा होता है वो, उसको क्या बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मार्केटिंग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनती हैं। तो इस इंटेंशन से भी बहुत सारे जीव जंतुओं का शिकार करके उनको मार दिया जाता था। तो वो इसी कारण से उनकी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं और विलुप्त हो चुकी हैं। इसी से बचाव करने के लिए सरकार ने यह संस्था बनाई थी जिसके अंतर्गत कानून बनाए गए, रूल्स बनाए गए, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए गए, दंड भी यहाँ पर बताया गया और उसका जुर्माना क्या होगा ये भी इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो ये थी हमारी संस्थाएं जो आपको याद रखना है, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं जीवों के संरक्षण हेतु, ठीक। संस्था आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे वन्य जीव के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी अधिनियम बनाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, कब, 1972 में। ये अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, वो आया था 1986 में। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए थी क्योंकि हमारी बहुत सी क्लासें हो चुकी हैं इसके ऊपर, अगर नहीं हुआ है तो अब याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि मैंने बताया आपको 1972 में आया था, ठीक है। तो वन्य जीवों के जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम बनाया गया था 1972 में। फिर क्या हुआ, 2002 में जो ये अधिनियम आया था इसमें संशोधन हुआ और इसका नाम जो है चेंज करके भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अभी क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन होगा और संशोधन करके इसको नाम रख दिया जाएगा भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 2002, ऐसा करके इसको नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या हुआ था, मैंने बताया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था, ये आया था 1986 में, 86 याद रखना है आपको, 1986 में आया था। इसमें क्या हुआ था, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसमें स्पेशली जो प्रदूषण की समस्याएं हैं, है ना, इस पर जोर दिया गया था कि किस वजह से प्रदूषण की जो समस्याएं वो बढ़ रही हैं और कैसे इन समस्याओं को रोका जा सकता है, कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है, इस बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किस बारे में चर्चा किया गया था। तो पर्यावरण प्रदूषण का जो निदान है, जो रोकथाम है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया था और बहुत सारे उपाय भी बताए गए थे कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो पर्यावरण का परिभाषा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई थी जैसे कि वायु, जल, मनुष्य, जीव जंतु, जीवाणु, इनका प्रकृति के साथ संबंध, ये सारा चीज जो है पर्यावरण की परिभाषा में ऐड किया गया था। और जो इसमें 26 भाग और 4 अध्याय ऐड किए गए थे, मतलब टोटली बोले तो इसके 26 भाग और 4 अध्याय हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रावधान भी बताए गए हैं किसके अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा जो बनता है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, कब आया था, 2002 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें संशोधन हुआ था 2002 में, लेकिन जैव विविधता अधिनियम आया कब, 2002 में, याद रखना है। तो इसमें क्या हुआ था,
इसमें जो सबसे पहले तो जैविक विविधता का मतलब आपको पता है, जीवों के मध्य पाए जाने वाली जो भिन्नता है उसको जैविक विविधता कहा जाता है। अब जिस स्थान पर अत्यधिक मात्रा में जैविक विविधता होगी, मतलब अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रजाति, मतलब भिन्न भिन्न के प्रजाति के जो जीव हैं वो एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में क्या बोलना चाहिए उपस्थित है, तो उस स्थान को क्या किया जाता है, उस स्थान को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है ना। तो जो जैविक विविधता अधिनियम है इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर ये जो जैविक विविधता है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है उसको जैव विविधता धरोहर घोषित कर दिया जाता है। इससे होगा क्या, अगर उस स्थान को जैव विविधता धरोहर घोषित कर देंगे तो वहां जो प्रजाति है उसका किसी भी मानव द्वारा हाश नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अगर एक बार ऐसा धरोहर घोषित कर देंगे मतलब जो वो क्षेत्र है वो भारत सरकार के अंडर में आ जाएगा और बिना भारत सरकार के परमिशन के कोई भी मनुष्य कोई भी जीव जंतु का शिकार नहीं कर पाएंगे और न ही वहाँ पर की जो वनस्पतियों की प्रजाति है उसको भी समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किया जाता है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। जिन स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है उसको क्या किया गया, जैव विविधता का धरोहर घोषित कर दिया गया। साथ साथ इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए। जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति है ना उनके संरक्षण के प्रयास बताए गए, किस प्रकार से उनको संरक्षित करना है और उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये था हमारा अधिनियम। अब हम बात करेंगे परियोजना के ऊपर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से जीवों के सुरक्षा के लिए कौन कौन सा परियोजना चलाया जा रहा है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना का स्थापना कब हुआ था, तो बाघ परियोजना का स्थापना हुआ था 1972 में। मतलब देखिए 1972 में क्या हुआ, पहली बार भारत सरकार द्वारा बाघों का गणना किया गया। अब बाघों का गणना किस टाइप से किया गया, तो इसके लिए उन्होंने दो मेथड यूज किए थे। ठीक, एक तो पगमार्क विधि मतलब उनके पद चिन्ह को गिनते हुए, और दूसरा था कैमरा ट्रैप विधि। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो बाघ है उसकी गणना की गई। सबसे पहले कब, 1972 में। उसके बाद जब ये क्या बोला चाहिए बाघ परियोजना अस्तित्व में आया, मतलब इसकी स्थापना की गई, तो बाघों के शिकार पर रोक लगा दिया गया और उसके रोक में क्या किया गया, बहुत ही कानूनी दंड बताया गया अगर किसी ने शिकार किया उसके ऊपर। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था, जिसमें जो भी वन्य जीव हैं उनके शिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके लिए रूल्स बनाए गए थे, बहुत सारे कानून बनाए गए थे, है ना। और उसी टाइम पर क्या हुआ था, बाघों की सबसे पहली गणना हुई थी जिसमें बाघों के शिकार पर रोक लगा दिया गया था। तो हुआ क्या, जब बाघों की गणना की गई तो पता चला कि जो बाघ हैं है ना उनकी जो प्रजाति है वो निरंतर गिरती जा रही है, क्योंकि लोग बाघ किसी न किसी कारण से उसका शिकार करते थे, ऐसा हो रहा था। तो भारत सरकार ने क्या किया, इनकी संख्या में जो गिरावट आई थी उसको बढ़ाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की। और कब की, 1973 में की थी। ठीक है, 1972 में बाघ परियोजना अस्तित्व में आया, उसकी स्थापना हुई। और 1973 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार ने लाया था। ठीक है, और बहुत अधिक हद तक जो ये क्या बोलना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर था वो सक्सेसफुल भी हुआ। बाघों की संख्या में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि भी हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी 2018 का जो रिपोर्ट आया था है ना, उसके अनुसार जो 2018 है उसमें बाघों की संख्या 2018 में जितने बाघों की संख्या है वो 2014 में जितने बाघों की संख्या थी उसकी तुलना में 33% उसमें वृद्धि हुई थी। यह जो परियोजना सरकार द्वारा चलाया जा रहा था टाइगर प्रोजेक्ट करके, ये बहुत ही अधिक सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ से भी एक पता चल जाता है। दूसरा ये कि अगर पूछा जाए कि विश्व में जितने भी बाघ उपस्थित हैं उसका कितना % भारत के द्वारा मिला है। ठीक है, मतलब विश्व में जितने भी बाघ उपस्थित हैं उसका कितना %
भारत से गया है। तो केवल भारत का 70% जो है, विश्व की तुलना में भी हम करें तो सिर्फ भारत से ही 70% शामिल है उसमें। क्यों हो पाया है ये? क्योंकि सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, बाघों को संरक्षित किया गया, जिसके बाद उसकी संख्या में भी वृद्धि हुई। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि परसेंटेज पूछ दिया जाता है कि विश्व का अगर परसेंटेज निकाला जाता है कि तो भारत का कितना उसमें शामिल है परसेंट, तो भारत का 70% उसमें शामिल है। ये याद रखना है आपको। कैसे शामिल है तो देखिए, तो भारत में प्रथम टाइगर स्टेट घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को, क्योंकि वहाँ जो टाइगर है, बाघ है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। बाघों की संरक्षण के लिए बाघों की संख्या इन क्षेत्रों पे अधिक पाई जाती है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगर करेंट का डाटा आपको मिलता है तो आप चेक कर लीजिए अगर उसमें कम ज़्यादा हुआ हो, लेकिन जो मैं बता रही हूँ 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है। इसमें यही हुआ था कि जो भारत है ना, उसमें पहला स्टेट या फिर मैं बोलूं कि टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सेकंड नंबर पर मैंने क्या बताया, कर्नाटक, और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तराखंड है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो बाघों की संख्या है ना, उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। ये भी 2018 के रिपोर्ट के अनुसार ही है। इस टाइम पर जो छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या जो है 19 थी और सबसे लास्ट मतलब 50वां, ठीक है, 50 नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, वो भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के कमलांग में बनाया गया है। ठीक, 50वें नंबर का है वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा बाघ परियोजना, जिसमें बाघ के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया सरकार के द्वारा, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जिसके द्वारा बहुत अधिक हद तक जो है बाघों को संरक्षित भी किया गया, सुरक्षित भी किया गया। तो ये था हमारा बाघ परियोजना, जो कब आया था, 1972 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ था, 1973 से हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है हमारा लाल पांडा परियोजना, ये भी विलुप्त हो रहा है। आपको सबको दिख रहा होगा लाल पांडा जो है बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। तो वही इनको विलुप्त होते देखकर सरकार ने इसके भी संरक्षण के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी प्रयास की और लास्ट में लाल पांडा परियोजना चलाया। कब आया ये अस्तित्व में, ये आया था 1966 में। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो लाल पांडा है इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नियम्स बनाए गए, इनके शिकार पर रोक लगा दिया गया, इनके शिकार पर बहुत ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी और साथ में जो दंड है उसका प्रावधान भी किया गया था। वैसे ही प्रोजेक्ट हाथी देखेंगे। प्रोजेक्ट हाथी कब से स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, हाथियों के संरक्षण करने के लिए, हाथियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना ये कब चालू हुआ, तो ये चालू हुआ था 1987 में। गेंडों की संख्या में भी बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आई थी। क्यों, क्योंकि वही जो गेंडा है उनका सींग जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, तो उसके सींग को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था, गेंडा का शिकार किया जाता था, क्योंकि उसके सींग की बहुत अधिक कीमत होती है। इंटरनेशनल लेवल पर इसका व्यापार किया जाता है। साथ ही जो गेंडा का सींग है ना, उससे बहुत प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। इसी कारण से, इसी इंटेंशन से लोग जो है उसका शिकार कर रहे थे, जिससे कि इसकी जो प्रजाति है वो लगातार कम हो रही थी। इसीलिए गेंडा परियोजना की शुरुआत सरकार द्वारा किया गया था। और जो काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ स्पेशली एक सींग वाला जो गेंडा है वो पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, अगला पॉइंट हम देखेंगे प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड। ये क्या होता है, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड मतलब आप क्या समझते हैं, बर्फ में रहने वाला तेंदुआ। ठीक है, याद रखना है इसको। इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। ठीक है, याद रखना है, प्रोजेक्ट हिम लेपर्ड की शुरुआत 2017 में हुई थी। जो बर्फ में है ना, जो तेंदुए रहते हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये परियोजना बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा
डॉल्फिन परियोजना, गंगा डॉल्फिन परियोजना के बारे में बताती हूँ आपको। गंगा डॉल्फिन, सबसे पहले तो ये कि जो गंगा डॉल्फिन है वो कोई मछली नहीं है, ये आपको याद रखना है। वो एक स्तनधारी जीव होती है जो कि एक साफ और शुद्ध जल में निवास करती है, ठीक है। उसके बारे में ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत तेज होती है ना। गंगा डॉल्फिन के बारे में ये तो आपको पता ही होना चाहिए था। अब आगे देखेंगे इसके बारे में। 5 अक्टूबर 2009 को जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया था? जो गंगा डॉल्फिन है उसको जलीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हमारा भागलपुर है ना, वहाँ भी डॉल्फिन के लिए क्या बनाया जा रहा है? डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। इसके साथ साथ जो पटना है वहाँ भी डॉल्फिन पार्क बनाए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है। जो डॉल्फिन है उसको कहीं कहीं पर गंगा का गाय भी कहा गया है, कहीं कहीं पर गंगा का टाइगर भी कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है या गंगा का गाय किसे कहा जाता है। तो ये दोनों चीज आप साथ में याद रखेंगे, आपको याद रहेगा गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाएगा कि जो गंगा डॉल्फिन है वो क्या है? एक मछली है, एक कछुआ है, एक जीव है, एक स्तनधारी जीव है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि डॉल्फिन लगा है मतलब नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आता है कि एक प्रकार की मछली होगी, लेकिन वो एक स्तनधारी जीव है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी, ठीक है। याद रखना है आपको। जो ओलिव रिडले नाम की प्रजाति होती है कछुआ की, है ना, ये इसकी जो संख्या है उसमें बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आ रहा था। तो जिसको देखते हुए जो उड़ीसा की सरकार है उसने इस कछुआ के संरक्षण के लिए कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो भितरकनिका अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत हुई थी। भितरकनिका अभ्यारण्य और गहीरमाथा ये 2 जगह है जहाँ पर इनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर प्रजनन करने के लिए कछुए आते हैं। ये एक अभ्यारण्य बनाया गया और उड़ीसा सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए यह परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ परियोजना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैं डेट भी बताई हूँ कि इसकी शुरुआत कब से हो रही है वो भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा बनता है राष्ट्रीय प्रयास, मतलब भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सा राष्ट्रीय प्रयास किया गया। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये क्या होता है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण इन दोनों को बहुत ही डिटेल से समझाया है, आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताती हूँ। स्वस्थानीय संरक्षण मतलब जो भी वन्य जीव हैं या फिर जो भी वनस्पति हैं, है ना, उनको उनके स्थान पर ही संरक्षित करना, वो कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू, ठीक है। अब उसको उनके स्थान पर कैसे संरक्षित करेंगे? तो वहीं पर को जहाँ पर वो जीव निवास कर रहे हैं वहाँ पर को या तो नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। इस टाइप से जहाँ वो रह रहे हैं उसी क्षेत्र को क्या किया जाता है? सरकार द्वारा सिक्योर कर दिया जाता है ताकि उनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाया जाए बाहरी जीव जंतु से या फिर बाहरी मानव के द्वारा। तो ये होता है हमारा स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? जो जीव जंतु का आवास है ना, वहां से उनको बाहर निकाल करके क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण में उनके आवास पर उनको संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है उसमें उनको उनके आवास से बाहर निकाल करके संरक्षित किया जाएगा। अब ये कैसे होगा? तो आपने चिड़ियाघर का नाम सुना है, जू, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आपने देखा होगा पिंजरे में बहुत सारे जीव जंतुओं को रखा जाता है। तो यही होता है, उनके स्थान से निकाल कर उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है और वहाँ उनको संरक्षित किया जाता है। तो ये होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, जैसे कि जंतु
का जो बाग होता है, जंतु पार्क हो गया है ना, वनस्पति उद्यान हो गया, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सारा हमने देखा था क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अंतर्गत बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। तो ये सारी क्रियाएं होती कब हैं? तो ये जो सारी क्रियाएं हैं वो उनके आवास से बाहर होती है, इसी कारण से उसको बाह्य स्थानीय संरक्षण में रखा गया है। ठीक, तो ये था स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इससे भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता एक्शन प्लान। ये क्या होता है? NBAP मैंने आपको बताया था, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो भी जैव विविधता के संरक्षण हेतु जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको यहाँ एजुकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें जो राष्ट्रीय प्रयास है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इनके संरक्षण के लिए, उनको डिटेल से हम देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वाला जो वीडियो आएगा, हमारा जो क्लास आएगा, वो आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप केवल नाम याद रख लीजिए, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ठीक है, और उसके बाद है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान। वेटलैंड कंजर्वेशन मतलब आप समझ गए, जो आर्द्र भूमि रहती है, जो नमी वाली भूमि रहती है, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है और क्यों संरक्षित किया जाता है, उसके संरक्षण करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। तो जो मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रीय प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, इन दोनों पर एक वीडियो लेकर आऊंगी सिर्फ ये दोनों के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके साथ साथ कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ कहाँ पर है, आपको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ 104 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, इनका क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें एक वीडियो में रहेगा जिसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा मेरा क्लास। जो डेट मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे और भी डेट्स पढ़नी है। अगर आप सोचोगे कि मैं एक साथ सारा कर लूँ तो नहीं होगा, आपका मिक्स हो गया, सारा चीज़ मिक्स हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कारण से धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको डेट बता रही हूँ उसको आप याद करते चलिए, और जो कुछ संस्था, अधिनियम, परियोजना मैंने आपको बताया वो पढ़ते चलिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा ही डाउट है तो फिर आप मेरा PDF भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी हमारा वीडियो पसंद आए। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।